Audio Jungle. Audio Jungle. गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपका क्लास 9th का साइंस का सेट 1 का पेपर हुआ है, तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज प्रोवाइड करूँगी। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। कुल प्रश्न जो है पेपर में 14 प्रश्न हैं। पहला क्वेश्चन जो है 1 से 5 तक हमारे MCQs हैं। पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री पर जल जब 0 डिग्री के समान तापमान पर बर्फ बनने के लिए जमता है तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फर्स्ट। तो ये क्या कह रहे क्वेश्चन में कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड के समान ताप पर बर्फ बनाने के लिए जमता है तो उसे क्या करना पड़ता है। ऑप्शन है इसमें, ऊर्जा अवशोषित करता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, ना तो ऊर्जा अवशोषित करता है ना ऊर्जा उत्सर्जित करता है, और आखिरी ऑप्शन है 3.34 गुना में 105 जूल पर किलोग्राम की ऊर्जा अवशोषित करता है। तो आप देखिए कि जब 0 डिग्री जल सेंटीग्रेड पर जल को अगर हम बर्फ़ बनाएंगे तो उसे ऊर्जा क्या करनी पड़ेगी, उत्सर्जित करनी पड़ेगी, ऊर्जा उत्सर्जित करनी पड़ेगी, तभी वो बर्फ में परिवर्तित होगा। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर वो कौन सा ठीक है, ख ऑप्शन। पहले प्रश्न में हमारा जो ऑप्शन ठीक है वो है ख। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी घटना हमें शीतलता प्रदान करती है। तो आप ये बहुत बार ये पढ़ भी चुके हैं, पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि वाष्पीकरण जो है एक ऐसी घटना है जिससे हमें शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि वाष्प कण जब उड़ेंगे तो वो पीछे जो है उस स्थान को ठंडा कर देते हैं। तो इस प्रश्न के लिए आपका ग ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बल। तो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे, उसमें तीसरा जो नियम था वो था कि हर क्रिया के लिए प्रतिक्रिया बल जो है वो लगता है, जो कि बराबर होता है और दिशा में अपोजिट होता है, यानी विपरीत दिशा में होता है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा जो आंसर ठीक है वो कौन सा है, ख ऑप्शन ठीक है तीसरे प्रश्न का हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो विरोध करता है। अब यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट शब्द है इस प्रश्न का वो यही है, जड़त्व। तो ये जो है जड़त्व जो है किसका विरोध कर, वस्तु के विराम अवस्था में परिवर्तन का, यानी कि कोई वस्तु अगर रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, या गति में है तो गति में रहना चाहती है, और उसकी दिशा के परिवर्तन का भी। तो सभी का जो है विरोध करता है वो, और इसका आंसर है आपका घ, यानी कि उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इनमें से कौन सा प्रोटीन निर्माण का केंद्र है। प्रोटीन निर्माण का केंद्र कहाँ पर पूछा है, लेकिन प्रोटीन निर्माण का केंद्र कोशिका में। कोशिका में प्रोटीन निर्माण कहाँ पर होता है, राइबोसोम। राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण होता
है। राइबोसोम जो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर होते हैं। कोशिका का एक भाग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ पर राइबोसोम स्थित होते हैं। तो आपका ऑप्शन जो ठीक है वो है गैप। तो इस प्रकार ये हमारे हो गए MCQs। और इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, यानी छठा प्रश्न जो है हमारा, छठा प्रश्न है हमारा कि द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना गैस से सीधे ठोस बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में खाली स्थान दिया गया है, जिसमें ये पूछा गया है कि कोई पदार्थ जो है यदि गैस से ठोस में परिवर्तित हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। इस प्रक्रिया का नाम है, इस प्रक्रिया का नाम है निक्षेपण। खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। अगर उल्टा होता है, वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यहाँ बता देती हूँ कि कोई पदार्थ यदि ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन, और पदार्थ को ऊर्ध्वपातित कहते हैं। तो अगली बार हो सकता है आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यदि किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित करते हैं तो उसे, उस प्रक्रिया का नाम ऊर्ध्वपातन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो ये आप जानते ही हैं कि डिग्री सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ये तीन जो हैं तापमान को मापने की इकाइयां हैं हमारे पास। प्रश्न में हमें 2 भाग दिए गए हैं और जिसमें हमने केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है। हम किससे किस में बदल रहे हैं, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदल रहे हैं। तो आपको बता देती हूँ मैं यहाँ पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। अब हमने पहले भाग में 300 केल्विन को बदलना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि 300 में से 273 घटा देंगे, तो हमारा उत्तर आ जाएगा हमारे पास कितना आएगा यहाँ से 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन जो है 27 डिग्री सेल्सियस के बराबर होते हैं। इसी तरह दूसरा भाग भी कर लेंगे आप इसका, जो कि है 575 केल्विन। तो इसमें भी आप सेम प्रोसेस करेंगे, 575 में से 273 घटा देंगे और हमारे पास क्या बचेगा, 5 में से 3 गए 2, 0, 3, इतने डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक स्केल से दूसरे स्केल में बदलने के लिए हमें इसका उपयोग करना पड़ेगा। पहला प्रश्न देखते हैं हम अपना। 8वां प्रश्न है, कारों में सीट बेल्ट इस प्रकार लगाई जाती है कि यदि कार अचानक से ब्रेक लगाने से रुकती है तो ब्रेक लगने के कारण आगे की सीटों पर बैठे व्यक्ति को आगे की दिशा में गिरकर घायल होने से बचाया जा सके। उस नियम का नाम बताएं जिसके कारण कोई व्यक्ति कार के अचानक रुकने पर आगे की दिशा में गिर जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है, जैसे अगर हम बस में भी खड़े हैं तो एकदम से जब बस स्टार्ट होती है तो हम पीछे या आगे की तरफ क्यों गिरते हैं। इस नियम का जो नाम है वो है जड़त्व का नियम। यानी हमारा शरीर जो है, जो कि गतिशील अवस्था में है, वो वैसे ही रहना चाहता है और एकदम से ब्रेक लगने पर हम आगे की तरफ हमें धक्का लगता है और अगर उस स्थिति में वो एयर बैग खुल जाते हैं तो व्यक्ति का बचाव हो सकता है। तो इसका उत्तर है आपका जड़त्व का नियम।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, त्वरण की इकाई क्या है? त्वरण, त्वरण जो है ये क्या है? इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, या ए से हम इसको दिखाते हैं जो कि है वेग बटा में समय। तो इसकी इकाई हम यहाँ से फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो आप। वेग के लिए फॉर्मूला है मीटर प्रति सेकंड, और 1 सेकंड जो है हमारे पास यहाँ पे समय के लिए भी आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2। तो इस प्रकार आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, वो है कोशिका का कौन सा अंगक रसोई घर कहलाता है? रसोई घर कहलाता है। कोशिका का अंग, कोशिका यानी सेल का कौन सा भाग रसोई घर कहलाता है? अब रसोई घर में कुछ बनेगा तो कोशिका का कौन सा भाग है? ये क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है भोजन का निर्माण करता है, इसलिए इसे कोशिका का रसोई घर कहते हैं। अगर आपने दूसरा उत्तर माइटोकॉन्ड्रिया लिखा वो भी सही मान सकते हैं हम, क्योंकि उसे कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं। तो अगर आप ये लिखेंगे तो ये भी हम सही मान सकते हैं। ऊर्जा यहाँ पर स्टोर है, बनती है, और किस रूप में? एटीपी के रूप में बनती है। तो इसे भी हम सही उत्तर मान सकते हैं इस प्रश्न का। अगला जो प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न है, गरम खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो गरम खाने में क्या होगा कि वहाँ पर कण जो है, क्योंकि वहाँ पर तापमान अधिक है, क्वेश्चन नंबर 11 में तापमान जो है वो क्या है? ज़्यादा है, तापमान अधिक है उस खाने का, तो उसके जो कण हैं, वायु में जो कण हैं, वो उनकी विसरण की गति जो है, विसरण, ये शब्द इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, विसरण की गतिज ऊर्जा जो है वो क्या होगी? अधिक होगी। कणों की विसरण की गतिज ऊर्जा अधिक होगी, जिससे कि उसकी महक हमारे तक पहुंच जाती है। जबकि कम तापमान में विसरण की गतिज ऊर्जा की जो क्षमता है वो कम होगी, जिससे कि हमारे पास उसकी महक नहीं पहुंचती। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कोशिका से ही संबंधित है ये प्रश्न। इसमें पूछा गया है, आप कोशिका के एक भाग होता है जिसका नाम है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है, इनको आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? आत्मघाती थैली मतलब खुद ही कोशिका को ये पाचित कर देती है। जो मृत कोशिकाएं होती हैं या क्षतिग्रस्त कोशिकाएं होती हैं, लाइसोसोम जो है, क्योंकि कोशिकाएं जो हैं वो बनती रहती हैं और मृत होती रहती हैं, तो मृत या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का पाचन जो है, इसमें से पाचक एंजाइम निकलते हैं, पाचन कर देती है। ये वो भाग है जो मृत कोशिकाओं का पाचन कर देती है। क्योंकि जब
कोई कोशिका क्षतिग्रस्त होती है तो लाइसोसोम नामक जो ये थैली है ये क्या होती है, फट जाती है और पाचक रस स्रावित होते हैं, जिससे कि कोशिका जो है पाचित हो जाती है और शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचता। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते ही आप साथ साथ ही, फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है ये, तो विराम अवस्था से यानी कि u जो है ट्रक का वो क्या है, 0। u जो होती है वो आरंभिक गति हम मानते हैं, v जो है अंतिम गति है हमारी। तो u यहाँ पर विराम अवस्था है तो यानी u क्या है हमारा, 0। लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। समय बताया हुआ है आपको 20 सेकंड और दूरी यानी कि s जो है वो है हमारी 400 मीटर। दूरी जो है हमारी वो है 400 मीटर। और आगे भी पूछा हुआ है इस प्रश्न में कि इसका त्वरण ज्ञात करें, यानी कि हमने a निकालना है, यहाँ पर त्वरण निकालना है हमने। और आगे पूछा है अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, द्रव्यमान क्या होता है, m, 7 टन। 7 टन जो है, 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, तो 7 टन में आपके कितने हो जाएंगे, 7000 किलोग्राम। 1 टन में 1000 हैं तो 7 टन में 7000 किलोग्राम हो जाएंगे। अब पहले तो हम इसका त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण निकालने के लिए हम गति की जो हमारी समीकरण है उसमें जो दूसरी हमारी इक्वेशन है उसका यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाता है उसका, s बराबर u t प्लस 1/2 a t स्क्वायर, ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। अब यहाँ पर u तो हमारा है 0, तो ये 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 1/2 a हमने निकालना है, t हमें बता दिया गया है 20 का यहाँ पर स्क्वायर, s भी हमें पता है, s जो है हमारी दूरी है 400। इस समीकरण को हल करेंगे। 400 बराबर 1/2 a गुणा में 400, दोनों साइड 400 कट दे आपका, a आ जाएगा हमारा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब दूसरा प्रश्न जो है, इसका जो दूसरा भाग है, हमने इस पे जो बल लगा, इस पर लगने वाले बल की गणना करें। बल को हम दिखाते हैं बच्चों F से, फोर्स। फॉर्मूला है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। बल का जो फॉर्मूला है वो है द्रव्यमान गुणा में त्वरण। त्वरण हमने यहाँ निकाल लिया, द्रव्यमान हमारे पास यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा आपका 7000 गुणा में 2। गुणा करेंगे इसकी तो क्या आ जाएगा, 14000। और बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। बल का मात्रक जो है वो है n से दिखाते हैं हम उसको, और बोलेंगे क्या इसको, न्यूटन। तो इस प्रकार आप इस न्यूमेरिकल को हल करेंगे। हम अपने पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं। 14वां प्रश्न जो है हमारा, 14वां प्रश्न है हमारा, पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर बताएं। ये प्रश्न आप 8वीं कक्षा में भी कर चुके हैं, कोशिका वाले पार्ट में। पादप और जंतु कोशिका में 3 अंतर, बहुत सरल प्रश्न है ये आपका, क्वेश्चन नंबर 14।
तो आप एक साइड लिख सकते हैं पादप, पादप कोशिका, और एक लाइन लगा लें बीच में, क्योंकि अंतर बताना है हमने। दूसरी साइड आप जंतु कोशिका। तो पहला ही अंतर क्या है इसमें, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि सेल वॉल होती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में पहला अंतर है। तो अगर इसमें है तो इसमें नहीं होगी, तो इसमें आप लिख सकते हैं कोशिका भित्ति नहीं होती है, नहीं पाई जाती। दूसरा अंतर है कि पादप कोशिका में हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, हरित लवक पाया जाता है। इसी में क्लोरोफिल होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को करता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, हरित लवक नहीं पाया जाता। तीसरा अंतर है पादप कोशिका में जो रस धानियाँ होती हैं, जो कि भोजन को इकट्ठा करके रखती हैं, रस धानियाँ बड़े आकार की होती हैं, बड़े आकार की होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में छोटी होती हैं। रस धानियाँ जो होती हैं छोटी होती हैं। तो इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर मैंने आपके सामने सॉल्व कर दिया। आप इसको एक दो बार देखें, जिससे कि आपको ये समझ आ जाए कि आगे के पेपर की तैयारी आपने कैसे करनी है और किस लेवल का पेपर आपको मिल सकता है। थैंक यू वेरी मच। और बाकी आप और वीडियोस भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको अन्य एग्ज़ाम्स में भी काफ़ी मददगार होंगे। इस चैनल पे आपको मैथ साइंस के काफ़ी सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जो आपको हेल्प करेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लगभग हर दूसरे दिन नया वीडियो ज़रूर मिलेगा। थैंक यू बच्चों।